आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए। शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, यमन ने हमला कर दिया है और ये उस तरह के हमलों में से नहीं है जो कि आप रोज सुनते हैं कि देखिए यमन ने हमला कर दिया है। इस दफा का जो हमला था यमन का, उस पे इसराइल ने पलट कर वार किया। खबर ये नहीं है कि यमन ने हमला कर दिया, खबर यह है कि जब इसराइल ने पलटकर यमन पर हमला किया तो वह हमला नाकाम हुआ और इस वक्त पूरा मगरिब हैरत में है कि यमन के पास क्या आ गया। ऐसा F-35 भेजे थे इसराइल ने यमन के अंदर और आज ये तय था कि यमन को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि ईरान पे हमला करने के बाद एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया इसराइल में। उसको लगा था कि यमन तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज जब इसराइल ने यमन पर हमला किया है उसके बाद जो पसपाई इख्तियार करना पड़ी है, क्यों इख्तियार करना पड़ी है, ये भी मेरे पास रिपोर्ट है नाज़रीन, ये मैं आपको सुनाऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमें बहुत से लोग इंडिया से, पाकिस्तान से देखते हैं। मैं दोबारा कहूंगा कि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि इसराइल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो हमेशा मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं तो सराफ समझ के इसराइल पर लानत भेजता हूं। आप लोगों से हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि हर रील के अंदर, हर वीडियो के अंदर ये कार्य सवाब है, इसको किया कीजिए। पहली बात तो यह कि बुराई को हाथ से रोकने का हुक्म है, नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जानो या जुबान से बुरा कहो। तो मैं तो कहता हूं इसराइल पर लानत बेशुमार। आप लोगों ने कमेंट्स में लिखनी है ये लानत, ये बहुत जरूरी है नाज़रीन। एक इसके बाद मैं आपको एक और खबर देता हूं, बड़ी खबर देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए भी खबर है, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी खबर है। पाक भारत जो जंग हुई थी ना, उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये सुन लीजिए। मैं ज्यादा इस पर ये जरा आपको खुद ही सुना देता हूं। जियो न्यूज़ की खबर है नाज़रीन। 4 पायलट मारे जाने का एतराफ कर लिया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एतराफ यूं सामने आया है कि शदीद अंदरूनी दबाव के बाद भारत ने अपने मारे जाने वाले पायलटों को फौजी एजाजात देने का फैसला किया है। इससे पहले भारत अपना जंगी जहाज तबाह कराने वाले पायलट अभिनंदन को भी फौजी एजाज दे चुका है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान सिर्फ कंट्रोल लाइन पर भारत के 250 फौजी मारे गए। आदमपुर हवाई अड्डे पर S-400 सिस्टम के 4 ऑपरेटर भी मारे गए थे, उन्हें भी एजाजात दिए जाएंगे। ये इस बात का एतराफ है कि आदमपुर में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम पर भी पाकिस्तान का वार कारगर रहा था। हवाई अड्डे पर मारे गए 9 एहलकारों को भी एजाजात दिए जाएंगे। एविएशन बेस राजौरी में जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इस वॉर की जो डिटेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं। मेरे पास एक और भी खबर है यहां पे कि 14 जून को ईरान ने क्या किया था। 14 जून को क्या हुआ था? 13 जून को जब ईरान पर हमला हुआ था, उससे अगले दिन 14 जून 2025 को ईरान ने क्या किया था, उसकी डिटेल भी आ चुकी हुई है। देखिए, जंग की डिटेल फौरन नहीं आती होती, आहिस्ता आहिस्ता आती है। यहां पे क्या हुआ है, जो लोग भारत की साइड से पाकिस्तानी हमले में मारे गए थे, उनके अहले खाना ने प्रेशर डाला है कि भाई फौजी थे, शहीद हुए, उनके लिए, उनकी नजर में तो कहां है रिकग्निशन, कहां है, उसको रिकग्नाइज करो, उनको फौजी एजाजात से नवाजा जाए। तो अब मजबूरन ये करना पड़ा है भारतीय हुकूमत को कि पहले तो 4 पायलट्स जो कि जां बहक हुए, उसके बाद 3 राफेल जो कि गिरे, क्योंकि अब नए राफेल लेने तो बताना पड़ेगा फ्रांस को कितने गिरे। 2 S-400, इस बात का एतराफ खुद जो है वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं उन्होंने किया था, राहुल सिंह ने किया था। उसके बाद 250 लोग जो आदमपुर में मारे गए, 250 फौजी, तो ये बहुत बड़ा डेथ टोल है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। एग्जैक्टली नाजरीन, इसी तरह से इसराइल में 14 जून को क्या हुआ था वो भी नहीं छुपा रहा। इसकी डिटेल में आपको और दे देता हूं, फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। ओडी सप्लाई डिपो हमले में ओसी समेत 4 भारतीय फौजी भी हलाक हुए, उन्हें भी मरने के बाद एजाज देने का फैसला हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए जियो न्यूज़ की नुमाइंदा जरमीन ज़ारा। नहीं जनाब, इस पे आप मजीद तफसीलात भी देखें और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बात करें नाज़रीन, वो तफसीलात आती जाएंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता पर्दे खुलना शुरू हो गए। इसराइल ने इंटरनेशनल मीडिया को नहीं घुसने दिया था और अब हो रहा है कि उसकी मजबूरी बन चुकी है नाज़रीन कि उसको बताना पड़ेगा कि इसराइल में आखिर हुआ क्या था 14 जून की रात को। आगे बढ़ते हैं, मेरे पास बहुत सी खबरें, एक और बॉम्बशेल है मेरे पास और वो है एप्स्टीन का, एप्स्टीन लिस्ट। नाज़रीन, ये वो बंदा है जो एक सेक्स रैकेट चलाता था, एक ऐसा रैकेट चलाता था जिसके अंदर, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, यानी इस आदमी का नाम था जेफरी एप्स्टीन, अमेरिका के दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को उनकी लज्जत का सामान फराहम करता था। इसने एक आइलैंड बना के रखा हुआ था, एक अलग से पूरा जजीरा था इसका। वहां पे बिल क्लिंटन से लेके ये माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है और ये डोनाल्ड ट्रंप और न जाने कौन कौन, इवन ओबामा तक की खबर जो है, और ये जो बाइडेन जो है वो तक को लेके वो वहां पे जाया करते थे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का जो मालिक है। दोस्तों, एक एप्स्टीन लिस्ट थी। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को जेल में उसकी खुदकुशी हो गई, कहा जाता है उसको मार दिया गया। ये आदमी जिस चीज को सर्व करता था, जिस चीज की खिदमत करता था, वो लज्जत के सामान के लिए, समझ गए ना मेरी बात, उसमें बड़े बच्चे सब शामिल होते थे, खवातीन सब शामिल होती थी, बच्चों को भी। तो खैर, अब होता यह था कि वो उसकी एक लिस्ट बना के रखता था। वो लिस्ट और पूरे सबूत होते थे कि कौन मेरे पास आया, किसने वो सर्विस हासिल की, कैसे हासिल की। वो लिस्ट आज जारी होना थी। नाज़रीन, हुआ गया कि ट्रंप उस लिस्ट को दबा गया। हालांकि अमेरिकन मीडिया के ऊपर बाबांगे दो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास टनों के हिसाब से वो कागज मौजूद है, मतलब ये तो उन्होंने महावरतन टन कहा, इतने तो डेफिनेटली नहीं होंगे, लेकिन वो कागज मौजूद है जिसमें लोगों के नाम है जो कि जेफरी एप्स्टीन की सर्विसेज को इस्तेमाल करते थे। आज ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकर गया है, लेकिन खबर यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप मुकर गया है। खबर यह है कि इलॉन मस्क ने कहा है कि बेटा मैं तेरे पीछे आ रहा हूं,
आई एम कमिंग आफ्टर, ये जरा सुनिएगा। Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president. पैम बॉन्डी इस खातून का नाम है, ये अटॉर्नी जनरल है अमेरिका की। उसने एतराफ किया था कि जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट मेरी डेस्क पे मौजूद है। कल की बात है ये, आज मुकर गए। अब यहां पे इलॉन मस्क क्या कह रहे हैं आपको पता है ना, पूरे कॉन्टेक्स्ट का सियाको सबात का कि इस वक्त इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुआ है। मैं इस पर पूरी वीडियोस बना के आपके सामने रख चुका हूं, मेरी पिछली वीडियोस आप जाके देख सकते हैं क्यों खिलाफ है। इलॉन मस्क ने कहा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, मैं इसको एक्सपोज करूंगा, आई विल ब्रिंग हिम डाउन, मैं नीचे लेके आऊंगा। इलॉन मस्क ने बाकायदा तौर पे इस पे ट्वीट किया। इलॉन मस्क जो है वो इस वक्त दरपे हो चुका हुआ है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को गिराएगा, उसने अपनी अमेरिका लिस्ट तक वो रसाई हासिल कर लेगा। याद रखिए कि ईरानी हैकर्स ने भी ये काम करना शुरू कर दिया है, वो भी इस लिस्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिस्ट अगर सामने आ जाती है सबूतों के साथ तो दोस्तों इतने इतने बड़े बुर्ज है जो उलट जाएंगे। और ये सिर्फ अमेरिका के पॉलिटिशियंस नहीं है, दीगर मुल्कों के भी सरबराहाने मुमलिकत जिनको जेफरी एप्स्टीन बुलाया करता था। और याद रहे जेफरी एप्स्टीन के पीछे मुसाद थी, मुसाद फिर ब्लैकमेल किया करती थी ऐसे सरबराहाने मुमलिकत को। तो ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो दोस्तों खुल जाएगा। और इलॉन मस्क ने कहा है कि मैं ये काम करके रहूंगा, मैं इस लिस्ट को खोल के रहूंगा। दोस्तों ये है बड़ी खबर। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, 14 जून को क्या हुआ था। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि अब तक जो ईरान ने हमले किए इसराइल पर, एक और रिपोर्ट सामने आई है। और फिर अगेन ये रिपोर्टें छुप नहीं सकती, इनका मंजर आम पे आना लाजमी होता है। इसराइल को अब तक $3 अरब का नुकसान पहुंच चुका है। यानी जो 8-10 दिन जंग जारी रही और ईरान ने हमले किए, $3 अरब नुकसान इसराइल इसमें उठा चुका हुआ है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है नाजरीन। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको 14 जून की खबर दूं जो कि बड़ी खबर है और यमन की खबर आपको दूं, दोस्तों यमन ने क्या किया। यमन पे हमला किया, एक बड़ा हमला था जो कि यमन ने किया और उसमें एयरपोर्ट को निशाना बनाया। मेरे सामने यहाँ पे आ भी जाएंगे कितने कितने एयरपोर्ट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। अच्छा एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया, इनकी रिफाइनरीज को निशाना बनाया। इसके करने के बाद इसराइल ने कहा अच्छा मतलब इतनी जुर्रत हुजूर, ये कैसे आए, हम आपके पीछे आते हैं। हुआ दोस्तों ये कि इन्होंने F-35 जहाज यमन भेजे। सहर इमामी ये एक ईरानियन सहाफी है और ये मिडिल ईस्टर्न जो है ना क्या कह सकते हैं, जो अफेयर्स है उन पे बहुत दस्तरस रखती है। वो ट्वीट करती है द यमनी आर्म्ड फोर्सेस अनाउंस अ मैसिव जॉइंट ऑपरेशन विद 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स। अच्छा ये बैलिस्टिक मिसाइल पता है होता क्या है, मैंने अगले दिन एक वीडियो बड़ी देखी, डिटेल वीडियो थी। बैलिस्टिक मिसाइल ये नहीं होता जो ब्लास्ट हो जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी, कशिश शकल जिसे कहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए मैन्यूवरिंग करता है, इसे कहते हैं बैलिस्टिक। ये पहले स्पेस में जाता है और उसके बाद ये जो है वो अर्थ की कशिश शकल या ग्रेविटी को यूज करते हुए मैन्यूवरिंग करता है, इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के साथ यमन घुस गया था इसराइल के अंदर और उसने मारा है। किस किस जगह को मारा, अब जरा ये सुनिएगा। लॉर्ड एयरपोर्ट, अशदूद एयरपोर्ट, एशकेलॉन पावर स्टेशन एंड इलात, इसको आप उम्मुल राशा कहते हैं, इलात पोर्ट इन्होंने बाद में चेंज कर दिया था। इन सबको हिट किया है यमन ने, टिका के हिट किया इनको। अब अगली खबर क्या है ये कि इतनी मार खाने के बाद हुआ ये नाजरीन कि यमन ने जो है वो कहा कि अब आ जाओ। इसराइल ने कहा इतना बड़ा हमला हम तो छोड़ेंगे नहीं यमन को। यार सुबह की बात है, इसराइली घुसे यमन में। अब यहां पे ब्रेकिंग क्या आ रही है, यमन अनाउंस किया उनके तर्जुमान ने आके, it has intercepted Israeli aircraft before they could enter Yemeni space, specifically preventing them from entering the skies of Al-Hudaydiya। दोस्तों यमन की एयर स्पेस में एंटर भी नहीं हो पाए इसराइली जहाज भी कौन से F-35 दुनिया की बेहतरीन किलिंग मशीन, वो एंटर तक नहीं हो पाई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है और यमन ने अनाउंस किया और फिर इसराइली मीडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम यमन की एयर स्पेस में एंटर भी नहीं हो पाए। हो सकता है इसराइल अब स्ट्रेटेजी बदलकर हमला करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि यमनी इसराइल को हिट करने में कामयाब हुए, जबकि इसके बरअक्स इसराइली जो है वो यमन की हदूद में घुस भी नहीं पाए थे। बड़ी खबर है दोस्तों। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि इसराइलियों ने किया क्या। अच्छा इजरायली मीडिया का एक बयान सुन लीजिए, लुत्फ आएगा आपको, फिर मैं आगे चलता हूं। आप भी कहेंगे वो खबर तो दे नहीं रहे हो, लेकिन बीच में इतनी खबरें इंटरेस्टिंग आ जाती हैं, क्या करूं। मिलिट्री ऑफिशियल्स, इजरायली मीडिया, वो कहते हैं जनाब we did not expect the Houthis to reach this advanced level of air defense capability। हमें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी जो हौसी है वो इस एडवांस लेवल की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे। इट वाज क्लोज, बिल्कुल करीब था। सम एयरक्राफ्ट वर नियरली टेकन डाउन द मोमेंट दे एंटर। हमारे बाज जहाज अनकरीब था कि वो गिरा दिए जाते जैसे ही हम उनकी हदूद में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। ये इजरायली मीडिया का एतराफ बहुत बड़ा एतराफ है। यमन के पास ये ताकत है। सोचिए ईरान में घुसना आसान होगा, यमन के पीछे कौन है, ईरान है। ईरान ने अब जो है वो 40 नए तैयारे चाइना से जो हासिल किए, तो क्या अब ईरान में घुसना पहले जितना आसान होगा कि इट्स लाइक वॉक इन द गार्डन, जिसे कहते हैं ना खाला जी का घर है कि आप जब दिल चाहा घुस गए। अब नहीं होगा दोस्तों, अब जंग का पैतरा बदल चुका हुआ है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है। चलते चलते आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस वक्त ब्रिक्स का जो इजलास है वो जारी है। ब्रिक्स ममालिक इकट्ठे हो चुके हुए हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ईरान और चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें और भी ममालिक शामिल है।
अनफॉर्चुनेटली कहा गया है कि तमाम ब्रिक्स ममालिक ने एक करारदाद पास की कि सीज फायर होना चाहिए गजा के अंदर, सिवाय इंडिया के। इंडिया से ब्रिक्स ममालिक को थोड़ी सी मायूसी है। हमें इंडियन हवा हमारी देख रही होती है बहुत माजरत के साथ कि जनाब, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट क्या किया, वो उसने धमकी दी है ब्रिक्स ममालिक को, एनी कंट्री अलाइनिंग देमसेल्व्स विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स विल बी चार्ज्ड एन एडिशनल 10% टैरिफ। यानी मैं जनाब पीछे आऊंगा अगर किसी ने ब्रिक्स को सपोर्ट किया तो नाज़रीन ये एक बड़ी खबर है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि 14 जून को क्या हुआ था। ले जनाब, मेरे पास खबर जो है ये खबर आरटी की है। अब आपको पता है आरटी एक इंटरनेशनल टीवी है, बड़ा टीवी चैनल है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी खबरें काफी मुस्तनद होती है। उन्होंने किसको रिपोर्ट किया है? उन्होंने कोट किया फॉक्स न्यूज को। अब ये फॉक्स न्यूज का मेरे पास आपको दिखा With all the details, Trey, what can you tell us? Yeah, Laura, following that Israeli attack against Iranian nuclear facility. तो दोस्तों ये आपको मैंने वीडियो दिखाई है, फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर इसको रिपोर्ट कर रहा है। एग्जैक्टली 14 जून की रात जो हुआ था आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसराइल किस मॉन्स्टर को, किस अजदहे को पाल रहा था जिसका कला कमा किया था ईरान ने। नाज़रीन हुआ ये है, और ये रिपोर्टर यही बता रहा है बेसिकली कि इसराइल ने पेंटागन की तर्ज पे ऐसा सेंटर बना रखा था जहां पर शैडो कमांड होती थी। ये शैडो कमांड होती क्या है दोस्तों? शैडो कमांड ये कहती है कि जिस दिन हमारी सारी मिलिट्री हायर कमांड मारी गई, ईरान ने उसको मारने में कामयाब ईरान हो गया, तो फिर उसके पीछे बैकअप पे एक और कमांड सिस्टम हमारा होगा, वो उसे कहते हैं शैडो कमांड। और यहां पे यह है कि जेनिथ एक जगह है जहां पर इन्होंने अपना वो शैडो कमांड सिस्टम बना के रखा हुआ था। ईरान को उसका पता था, हालांकि वो खुफिया तरीन प्रोजेक्ट है इसराइल का। नाज़रीन ईरान ने एग्जैक्टली वहीं पे हिट किया। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं और यहां पे आरटी इसको ट्वीट कर रहा है, खबर को फॉक्स न्यूज को रिपोर्ट कर रहा है। ये बातें हमारे मीडिया पर या हमारे जो बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे ये बातें नहीं आती होती दोस्तों। इनके लिए बहुत सर्च करना पड़ती है, बहुत डीप जाना पड़ता है इन खबरों को लाने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप लोगों का हक है कि आप लोग ये खबरें जानें। ईरान का जो 14 जून का हमला था वो बहुत अंडररेटेड है। यानी उस पर अंडररेटेड से मतलब उस पर बात ही नहीं हुई, उस पर किसी ने इतना जिक्र किया ही नहीं है। और मैं आपको सोर्स और सबूत के साथ खबरें देता हूं, आपको पता है। ये मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी है, आप जाके मेरे ट्विटर पे देख भी सकते हैं। तो किस तरह से ईरान ने बदला लिया था नाज़रीन, इट वाज अ बिग ब्लो। इसराइल ऐसी सीज फायर पे उससे मिन्नतें नहीं की थी। अमेरिका के एक बार के कहने पे वो सीज फायर पे आमादा हो गया, उसकी वजह यही थी। और ट्रंप ने ये बात कही है, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि 2 हफ्ते मजीद रह गए थे इसराइल के पास अगर ईरान ना रुकता तो, और अगर अमेरिका इसमें मदाखलत ना करता, इंटरवीन ना करता दोस्तों। तो ये सूरत हाल थी नाज़रीन। मैं अब आगे बढ़ते हुए आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। आप लोग हमेशा बहुत प्यार देते हैं नाज़रीन, जिसका मुझे बेसिकली ईरान में, इसलिए चाइना हेल्प कर रहा है जदीद तैयारे बनाने के लिए, और तैयारे दिए भी हैं बाय द वे ईरान को दोस्तों। ये आपका कमेंट दोस्तों इस वीडियो पे था। कल मैंने चूंकि 2 वीडियो लगाई थी, दूसरी वीडियो थी बड़ी ब्रेकिंग, हजारों इसराइली लड़कियों का रेप, इसराइलियों ने नई इबादत ईजाद कर ली, पूरे मुल्क में तहलका, तारीख में पहली बार ईरानी सदर का इंटरव्यू मगरबी मीडिया पर नशर। इसमें भी माशाल्लाह आप लोगों के बहुत से कमेंट्स हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स हैं। हसन सैयद कहते हैं, एज अ सिचुएशन लुक्स अहेड, पाकिस्तान सीम्स टू बी लीडिंग, आई प्रे दैट अल्लाह विल ग्रांट अस इवन मोर रिस्पेक्ट इन द फ्यूचर, as much as he has given Pakistan in the world, may Allah grant us the ability to be more grateful to him and as a nation। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है इस पूरे मामले के अंदर, और इसमें कोई शक नहीं है। दाऊद कासम लिखते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इसके अहल नहीं है कि कोई बड़ा किरदार अदा कर सके, लेकिन पाकिस्तान के हक में ही बेहतर है कि वो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हो जाए, क्योंकि ईरान के बाद यहूदियों का अगला टारगेट हम ही है। इसमें कोई शक नहीं, बाय द वे इसराइल का अगला टारगेट हम है। सवाल मैं ये छोड़े जा रहा हूं जिस पर आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट देनी चाहिए ईरान को, क्योंकि उसमें अमेरिका नाराज होगा, उसमें अरब ममालिक भी हमसे नाराज होंगे। याद रखिए अरब ममालिक में और अमेरिका में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो काम करती है और हमें ज़र मुबादला भेजती है। तो इस पर आप लोगों ने दोस्तों गौर करना है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए।